हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1 कैश बुक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं। ऊपर हेडिंग पहले पढ़ लेते हैं। हेडिंग में हमने क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें कई सारी बुक्स पढ़नी है, लेकिन कई सारी बुक्स में से जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? कैश बुक का रहने वाला है। लेकिन बाकी की बुक्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूं, क्योंकि हमने क्लासिफाइड करा है इसी चैप्टर के अंदर। तो आप इसे सब्सिडरी बुक्स बोल सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यानी कि जर्नल हमने पहले सीखा था। हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर हमारी कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं होती है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नलाइज करते हैं। जब हमने जर्नल एंट्री बनाई थी तो वहां पर बहुत सारी जर्नल एंट्रीज बन रही थी। तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज जब हो जाती हैं तो हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं बिजनेस के अंदर कि भाई कैश की कितनी ट्रांजैक्शन है, उसका कंक्लूजन क्या हुआ, कैश इन हैंड मेरे पास कितना है, कितना नहीं है, कितना मैंने उधार माल खरीदा या कितना मैंने उधार माल बेचा। तो जब बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो इस तरह की समस्या हमारे सामने आने लगती हैं। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए हमने क्या कर दिया? उन सारी जर्नल एंट्रीज को क्लासिफाइड कर दिया। क्लासिफाइड करने का मतलब ये है कि हमने उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो आपके सामने लिखी हुई हैं। यानी कि जो मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी उनमें से मैं चूज कर लूंगा कि भाई कैश की कौन कौन सी एंट्रीज मेरी हो रही हैं, कैश में मैंने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है। तो कैश की मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करा जाता है? केवल कैश से रिलेटेड एंट्रीज इसके अंदर आने वाली है, एज वेल एज बैंक की भी इसके अंदर एंट्री आने वाली है। तो कैश बुक के अंदर 2 एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, एक बैंक की मिलने वाली है और दूसरी कौन सी मिलने वाली है? कैश की मिलने वाली है। तो इन दोनों एंट्रीज को हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। हमारी बहुत सारी एंट्रीज थी, हमने कैश वाली छांटी और उसे पोस्ट कर दिया किसके अंदर? कैश बुक के अंदर पोस्ट कर दिया। एंड देन इसके बाद हम देखेंगे कि भाई उधार माल भी हमने कितना खरीदा है। तो उधार की हमारी जितनी भी एंट्रीज होंगी परचेज की, यानी कि जो हम माल खरीद रहे हैं बार बार, मिस्टर एक्स से खरीद लिया, मिस्टर वाई से खरीद लिया, मिस्टर जेड से खरीद लिया, किसी से भी हमने माल खरीदा है, अगर उधार क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी परचेज बुक के अंदर। क्योंकि परचेज वर्ड का यूज कब होता है? जब हम माल खरीदते हैं, एसेट नहीं। जब हम माल खरीदते हैं तो, और वो भी ऑन क्रेडिट, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन ना हो वो, क्योंकि अगर कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो वो किस में आ जाएगी? वो बैंक के कॉलम में आ जाएगी, यानी कि कैश बुक के अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए परचेज बुक के अंदर हम किसे रिकॉर्ड करने वाले हैं? जो हमने उधार माल खरीदा है, सारी एंट्रीज आ जाएंगी परचेज बुक के अंदर। एंड देन इसके बाद हमने थर्ड जो लिया है वो क्या लिया है? सेल्स बुक। सेल्स बुक का मतलब क्या है? जिस तरह हमने माल उधार लिया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आउटसाइडर्स हों वो हमसे उधार माल लेकर चले जाए। तो जब हम सेल करेंगे वो भी क्रेडिट, ये बात याद रखिए, क्रेडिट यानी कि उधार माल हम किसी को देंगे तो वो सारी एंट्रीज जो आती हैं वो सेल्स बुक के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? सेल्स बुक के अंदर आएंगी। लेकिन कैश का नाम यहाँ कहीं नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि कैश का नाम जिस एंट्री के अंदर आ जाएगा वो सीधे पोस्ट कर दी जाएगी किसके अंदर? कैश बुक के अंदर। तो उधार माल अगर आप खरीदोगे तो परचेज बुक के अंदर, उधार माल अगर आप बेचोगे तो वो आ जाएगा सेल्स बुक के अंदर। एंड देन इसके बाद एक है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का मतलब क्या है? भैया माल मैंने उधार खरीदा था, लेकिन अब मेरे पास स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा है और मैं उसे रिटर्न करना चाहता हूँ, वापसी करना चाहता हूँ। ठीक है, वो बिक नहीं रहा है या कोई भी रीजन हो सकता है, तो मैं जो मैंने परचेज करा था उसे मैं क्या कर रहा हूँ? अब वापस कर रहा हूँ। तो इसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। तो कोई भी माल अगर आपने खरीदा है उधार और अब उसे आप वापस कर रहे हो तो वो एंट्रीज आएंगी किसके अंदर? परचेज रिटर्न बुक के अंदर वो एंट्रीज आने वाली है। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा है वो है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमने जब माल बेचा था उधार, उन लोगों को माल पसंद नहीं आया, स्टॉक उनके पास ज्यादा हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने माल वापस भेज दिया हमारे पास, तो हम इसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न।
और सेल्स रिटर्न की एंट्री सारी किसके अंदर आने वाली है, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर आने वाली हैं। अब ये जो लास्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम स्टार मार्किंग कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है जी? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर किसी एक प्रकार की एंट्री नहीं आएगी, बल्कि ऊपर जो हमने बुक्स बनाई है अगर कोई एंट्री इन बुक्स में नहीं आ रही है तो वो सारी की सारी एंट्रीज किसके अंदर आ जाएगी, जर्नल प्रॉपर के अंदर आने वाली है। क्या कहा, थोड़ा स्लो मोशन में आराम से बोल देता हूं मैं। देखिए अगर कोई एंट्री है वो कैश बुक में नहीं आ रही है, परचेज बुक में नहीं आ रही है, सेल्स बुक में भी नहीं आ रही है, परचेज रिटर्न में नहीं आ रही है, सेल्स रिटर्न बुक में भी नहीं आ रही है, तो इस एंट्री को हम पोस्ट करेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और भगवान एक होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एंट्री इन किसी भी कॉलम में नहीं आने वाली, किसी भी बुक में नहीं आने वाली, वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो ट्रांजैक्शन थी हमारी अब उसको पोस्ट कर देंगे उसी की कैटेगरी की बुक के अंदर, ठीक है ना। तो अब तक की बात मैंने आपको बता दी है, जो हमने क्लासिफाइड करा है अपनी बुक्स का वो 6 बुक्स बना दी है अलग अलग, और इन 6 बुक्स के अंदर वो सारी ही एंट्री क्या कर देंगे, हम पोस्ट कर देंगे। अब आपको होगा सर जी इससे फायदा क्या होगा, तो सर जी इससे फायदा ये होगा जब आप जर्नल बनाते हो तो वो बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, लेकिन अब क्या हो गया है उनको आपने डिवाइड कर दिया है अलग अलग बुक्स के अंदर। तो अगर मुझे कैश की एंट्री ढूंढनी है तो मुझे सारी जर्नल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं कैश का अकाउंट देख लूंगा और वहीं से मुझे पता लग जाएगा मेरी कैश की कितनी एंट्रीज हैं, इन हैंड मेरे पास कितना कैश है, या मुझे कैश किसको कितना देना है। इस तरह की सारी बातें आपको मिल जाएंगी किसके अंदर, कैश बुक के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं सबके बारे में, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा, कैश बुक का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैश बुक के पार्ट को। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के सामने मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट ले लिया है। वो क्या है, पहला जो हमने फॉर्मेट लिया है वो लिया है सिंपल कैश बुक का, जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। और जो दूसरा लिया है हमने वो कैश बुक तो लिया है लेकिन ये डबल कॉलम लिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डबल कॉलम में एक कॉलम और ऐड कर दिया जाता है, किस चीज़ का, बैंक का। पहले हम बात करते हैं सिंगल कॉलम की। सिंगल कॉलम में होता क्या है, सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो डेट का बनेगा, एंड देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, वीएन मतलब होता है वाउचर नंबर, यानी कि वाउचर नंबर किसे कहते हैं, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो जो आपको बिल दिया जाता है उस पर एक वाउचर नंबर डला होता है, तो वो वाउचर नंबर इसमें डाल दिया जाता है। और इसके बाद है एलएफ बोले तो लेजर फोलियो, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था लेजर के बारे में, तो ये कहाँ से आई है, वो पेज नंबर इस पर डाल दिया जाता है। इसके बाद अमाउंट आ जाएगा आपका, तो ये जो साइड आ जाती है आपकी, ये रिसिप्ट साइड आ जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये रिसिप्ट साइड है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये रिसीट साइड है। ये आपकी कौन सी हो गई, रिसीट साइड हो जाएगी, यानी कि जब भी आपको कैश मिलेगा या आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो वो एंट्रीज यहाँ पे आने वाली है, वो डेबिट हो जाएंगी। ऊपर हमने नोटेशन दे रखी है डीआर बोले तो डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में कोई भी रिसीट होती है, अगर चाहे वो कैश हो या बैंक हो, बैंक में भी अगर हम पैसा जमा कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आने वाली है। कैश के कॉलम के अंदर ही वो सारी मदें आ जाएंगी जो डेबिट की जाएंगी, ठीक है ना, इस कॉलम में उसे लिख दिया जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो यदि हम कोई पेमेंट करते हैं कैश में, ये साइड कौन सी हो जाएगी, ये पेमेंट साइड हो जाएगी। पहले मैं लिख देता हूं, ये पेमेंट साइड है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश से या बैंक से तो वो सारी मदें यहाँ पे आने वाली है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा, डेट का, पर्टिकुलर का, वीएन, एलएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो ये जो हमने बात करी ये था हमारा सिंपल कैश बुक, या इसी को हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। जो हमारा दूसरा है कैश बुक ही है ये भी, लेकिन ये है डबल कॉलम। डबल कॉलम में क्या होगा भैया, डेट आ जाएगी पहले, पर्टिकुलर आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा, कैश और बैंक दोनों कॉलम आ जाएंगे। यानी कि अगर कोई कैश की एंट्री होगी तो वो यहाँ आने वाली है, कैश अगर प्राप्त हो रहा है आपको, और बैंक में कोई पैसा प्राप्त हो रहा है तो वो बैंक के अंदर आ जाने वाली है अमाउंट, ठीक है ना। तो ये भी हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, ये रिसीट साइड हो जाएगी। रिसीट साइड हमारी ये हो जाएगी डेबिट साइड, ठीक है ना। और यदि हम कोई पेमेंट कर रहे हैं बैंक से या कैश में, तो कैश की एंट्री सारी यहाँ पे आने वाली है और बैंक की सारी एंट्रीज कहाँ आने वाली है, यहाँ आने वाली है। ये हमारी जो साइड हो जाएगी, ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया हमारी पेमेंट साइड, यानी कि क्रेडिट कर देंगे हम उसे। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि सिंपल कैश बुक
और डबल कॉलम कैश बुक में क्या अंतर होता है, इसमें खाली एक कॉलम बनता है अमाउंट का, लेकिन इसमें कितने कॉलम बनेंगे, दो कॉलम बनेंगे, एक कैश का होगा और दूसरा जो होगा वो बैंक का होगा। तो इसीलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आगे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको पहले सिंपल कैश बुक बना के दिखाते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है और किस तरीके से एंट्री जो है वो इसके अंदर पोस्ट की जाती है। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल। इसके अंदर आपकी सारी एंट्रीज दे रखी हैं, इसे हमें किस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर ट्रांसफर करना है ये बात हमें बतानी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपेंदर, यानी कि नीचे जो दी गई है ट्रांजेक्शन वो किसकी दी गई है, रिपेंदर की दी गई है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। यानी कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई रिपेंदर की जो ट्रांजेक्शन है इसे हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर, और उसके बाद हमें बताना है कि इसका बैलेंस क्या बच रहा है। तो ये बात कैसे पता लगेगी, जब आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना लोगे उसके बाद पता लगेगा कि भाई डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तभी बैलेंस निकल के आएगा। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही आराम से। पहली एंट्री पढ़ लेते हैं, 2019 जनवरी 1 की है। रिपेंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख रुपीज़, यानी कि रिपेंदर ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 2 लाख रुपए से। तो ये एक बेसिक एंट्री होती है, हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। मन मन में आप पहले इसे जनरलाइज कर लो, और मन में नहीं कर सकते तो आप लिख के कर लो, क्योंकि इसके अंदर जनरल एंट्री बनाने के लिए नहीं बोला है, हमें सीधे पोस्टिंग करनी है किसके अंदर, कैश कॉलम के अंदर। तो चलिए अगर इसकी जनरल एंट्री बनाई जाए तो क्या बनेगी, भाई कैश बिजनेस के अंदर आ गया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, यही बनेगी इसकी एंट्री। बहुत अच्छी बात है। अमाउंट जो था हमारा 2 लाख था। तो अब यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, ये बेसिक एंट्री है इसीलिए मैं इतना डीपली समझा रहा हूँ, बाकी मैं ऐसे ही कर दूंगा ओरली, ठीक है ना। तो जब हम कैश कॉलम बनाते हैं तो उसमें कैश का नाम नहीं आना चाहिए, बल्कि जिस वजह से वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो वजह आती है। पहली बात तो ये, हमने ये चीज लेजर के चैप्टर के अंदर भी सीखी थी। चलिए तो कैश कॉलम बना रहे हैं तो कैश का नाम तो आएगा नहीं, क्या आएगा, आएगा टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज। क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे जी हम यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट लिख के हम यहाँ डेबिट में लिख देंगे 2 लाख रुपए की। भाई हमारे पास कैश जो आ गया 2 लाख रुपए आ गया, और जो एंट्री थी 2019 जनवरी 1 की थी है। तो इस तरीके से पहली एंट्री आपने क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है मुबारक को। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री में लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि आपने फर्नीचर परचेज करा है कैश में, कैश में। तो जितनी भी कैश की एंट्रीज होंगी वो सारी इसके अंदर आने वाली है। तो कैश में खरीदा है 50,000 रुपये में फर्नीचर, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, भाई फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट से वो आ गई है तो डेबिट कर देंगे, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो हमें तो कैश का अकाउंट बनाना है। तो कैश गया है किसकी वजह से, तो आगे कुछ नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, बाय, क्योंकि बाय साइलेंट होता है जनरल एंट्री के अंदर, लेकिन जब इसकी पोस्टिंग करते हैं तो यह दिख जाता है आपको। तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट जो थी हमारी 50,000 रुपये थी, तो हम यहाँ की लिख देंगे बाय, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था जब आप पेमेंट करोगे तो क्रेडिट करना है, और जब आपको रिसिप्ट होगी यानी कि प्राप्ति होगी तो आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट जो थी वो 50,000 रुपये थी, तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। डेट की बात करी जाए तो 2 जनवरी की ये एंट्री है आपकी, तो हम यहाँ लिख देंगे 2019 जनवरी 2। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं जरा, परचेज गुड्स फॉर कैश। इस बार आपने माल खरीदा है वो भी कैश में 30,000 रुपये का, तो मैं ओरली बना रहा हूँ। भाई परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप माल खरीद रहे हो तो परचेज वर्ड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे कैश की पेमेंट कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे भैया बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। जो अमाउंट है हमारी वो कितनी है, 30,000 रुपये है। इसके बाद डेट डाल देंगे, ये जो डेट थी जनवरी 3 की थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आगे देखिए पेड फ्रेट, आपने फ्रेट दिया है 500 रुपये, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, तो कैश की एंट्री तो आएगी नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय फ्रेट, बाय फ्रेट अकाउंट 500 रुपये।
इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है। डेट देख लेते हैं हम, डेट जो है 5 जनवरी की है, तो भाई हम 5 जनवरी यहाँ पे लिख देंगे, जनवरी 5th। इस तरीके से ये एंट्री भी दोस्तों आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि इस बार हमने माल बेचा है और बदले में हमें क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। कितना अमाउंट है, 28,000 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू सेल होगा, तो टू सेल करके हम लिख देंगे कितना, 28,000 रुपये। टू सेल करके हम कितना लिख देंगे, 28,000 रुपये, क्योंकि पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। तो टू सेल अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, 28,000 रुपये लिख देंगे। और अगर डेट की बात करी जाए तो आपने माल बेचा है 7 जनवरी को, ठीक है, जनवरी 7 को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो चलिए हमने लिख दिया है। अब देख लेते हैं अगला, पेड टू रमेश, यानी कि रमेश को हमने पेड करा है, पेमेंट करी है। तो पेमेंट करी है तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, गया होगा, और रमेश अकाउंट डेबिट हुआ होगा। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनी होगी। तो बाय रमेश करके हम कितना लिख देंगे, 20,000 रुपये लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, बाय रमेश अकाउंट करके क्या लिख देंगे, 20,000 रुपये। बाय की एंट्री यहाँ आती है, क्रेडिट कर रहे हो, कैश जा रहा है, ठीक है। तो बाय रमेश अकाउंट करके हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट हमारी कितनी थी, 20,000 रुपये थी, डेट थी 10 जनवरी, ठीक है। तो 20,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, और डेट जो थी वो जनवरी 10। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है 10,000 रुपये का। माल बेचा है तो क्या हुआ होगा, कैश आया होगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश का नाम तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, टू सेल। टू सेल करके हम 10,000 लिख देंगे, 15 जनवरी की एंट्री है, ठीक है जी। टू सेल करके हम क्या लिख देंगे, टू सेल अकाउंट 10,000 रुपये। और ये जो डेट थी हमारी क्या थी, जनवरी 15। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड वेजेस। आपने वेजेस दिया है, किसी को पेड करा है 10,000 रुपये, और ये 20 जनवरी की एंट्री है। तो भैया जब आप किसी को पेड करोगे तो पेड करने से होता क्या है भाई, कैश जाता है, यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश होगा। तो वेजेस की वजह से कैश जा रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट लिख देंगे। जो अमाउंट थी हमारी वो 10,000 रुपये की थी, और जो एंट्री थी ये थी जनवरी 20। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने अभी तक जितनी भी एंट्री इसके अंदर पोस्ट की हैं वो सारी की सारी कैश की थी। जैसे ही कोई क्रेडिट की एंट्री आ जाएगी हम उसे इग्नोर मार देंगे, छोड़ देंगे। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगली एंट्री क्या है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। ये लीजिए, नाम लिया और शैतान हाजिर। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि कोई भी क्रेडिट एंट्री अगर दिख जाती है आपको, उधार की एंट्री दिख जाती है, तो वो कैश के कॉलम में नहीं आने वाली। और यहाँ पे जो एंट्री आई है परचेज गुड्स, यानी कि आपने माल खरीदा है, राज से खरीदा है 20,000 रुपये का, तो यहाँ पे कैश का कोई नाम नहीं आ रहा है। तो कैश का नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कैश की एंट्री नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और इसको आप इग्नोर मार दो पूरी तरीके से। ये कैश के कॉलम में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है, क्योंकि इसको हम किसके अंदर डालेंगे, ये परचेज अकाउंट के अंदर जाने वाला है, क्योंकि आपने परचेज करा है, माल उधार खरीदा है, तो परचेज की बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग होगी, ना कि कैश की बुक के अंदर। तो इसे इग्नोर कर दो, छोड़ दो इसे। आगे क्या लिखा है, पेड रेंट बाय चेक, यानी कि आपने रेंट दिया है चेक के द्वारा 5,000 रुपये। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये एंट्री कैश बुक के अंदर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सोचिए सोचिए सोचिए, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूं मैं। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब लिख दिया है। उन लोगों ने जवाब लिखा है कि भाई अभी अभी आपने बताया था सर कि कैश और बैंक ये दोनों चीज़ें कैश बुक के अंदर आती हैं, तो यानी कि ये एंट्री भी उसके अंदर आने वाली है। यानी कि हमने पेड करा है, पेड रेंट बाय चेक, आपने किराया दिया है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कैश का नाम नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी इसे हम उसके अंदर पोस्ट करेंगे क्योंकि ये बैंक की एंट्री है, और बैंक और कैश दोनों ही एंट्रीज कैश के कॉलम में आती हैं। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। और जो अमाउंट थी हमारी कितनी थी, 5,000 रुपये थी। 31 जनवरी की ये, 31 जनवरी की ये ट्रांजैक्शन है। चलिए, तो 5,000 रुपये हम क्या लिख देंगे,
क्रेडिट कर देंगे और जनवरी 31 की ये एंट्री थी। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी जो भी ट्रांजैक्शन थी उनको पहले ओरली इसे जर्नलाइज करा एंड देन उसके बाद हमने इसको पोस्ट भी कर दिया है किसके अंदर, कैश के कॉलम में, कैश बुक के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए अब टोटलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने ये सब तीन झाम फैलाया है। तो किसकी वजह से फैलाया है, ताकि हमें इसका एग्जैक्ट बैलेंस पता लग जाए कि इनके पास कितना रोकड़ है यानी कि कैश है। तो उसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, डेबिट साइड को जोड़ लो एज वेल एज क्रेडिट साइड को भी जोड़ लो। जो ज़्यादा हो वो बोथ साइड लिख दो। पहले चलो इतने ही काम करते हैं, टोटलिंग करते हैं ज़रा इसकी। 2,28,000 और 10,000 यानी कि 2,38,000 तो मुझे यहीं दिख गया। कितना दिख रहा है जी, 2,38,000। मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि जब आप टोटलिंग करें तो उसे रफ में लिखें, क्योंकि जब तक आप दोनों की टोटलिंग नहीं कर लेते हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ की टोटलिंग करते हैं अब हम। 50,000 ये है हमारा, 50 और 30 80 हो जाते हैं, 80 और 20 1 लाख हो जाता है, 1,10,000 और 1,15,000, 1,15,500, 1,15,500। तो यहाँ लिख दिया हमने 1,15,500। इस तरीके से हमने टोटल लिख दिया है ये। अब जो ज़्यादा है वो कौन सी साइड है, जो ज़्यादा मुझे दिख रही है वो डेबिट साइड दिख रही है। तो डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट में भी लिख दो एज वेल एज क्रेडिट में भी लिख दो, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 2,38,000 का जो बैलेंस था इसका था, और यहाँ भी हम लिख देते हैं 2,38,000। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जी ये तो चलो ठीक है 2,38,000 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने 2,38,000 क्यों लिखा, बस ये बता दो। तो ये इसलिए लिखा क्योंकि जब हम इसकी टोटलिंग कर रहे हैं तो आ रहा है कितना, 1,15,500, और यहाँ हमने लिखा है 2,38,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो इधर ही निकल के आएगा और बैलेंस कर देंगे इसे हम। जिस तरीके से एक तराजू के दो पहलू होते हैं और हम उसे बराबर करते हैं कुछ भी चीज़ लेने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट ये भी है। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये दोनों एक तराजू है, और लास्ट में जाके हमें इसे क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, टैली करना होता है, भले ही फिर इसके अंदर सम ऑफ कुछ अमाउंट हम इसमें ऐड करें, ठीक है। तो चलिए कितना ऐड करें, जो 2,38,000 आ जाए। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है मेरे हिसाब से 1,22,000 आ रहा है, 1,22,500। तो 1,22,500 आप यहाँ लिख देंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये कितना आ रहा है, 1,22,500, 1,22,500। मुबारक हो जी, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस निकल के आया है 1,22,500, ये आपका जनवरी 31 को दिखने वाला है, और इसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD करके। CD बोले तो होता है कैरीड डाउन, यानी कि अगले मंथ, ये जनवरी की थी तो फरवरी में जैसे हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो मेरा ओपनिंग बैलेंस जो दिखेगा कितना दिखेगा, 1,22,500। और इसे मैं शो भी कराऊंगा। शो कहाँ कराऊंगा भाई, इन्हीं कॉलम्स को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि भाई 2019 चल रहा है और फरवरी 1 के अंदर मेरा जो बैलेंस है, देखो ये साइड 2 वाली होती है वो बाय वाली होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 बैलेंस, और इधर का जो बैलेंस था वो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ हम लिख देंगे 2 बैलेंस BD। BD बोले तो ब्रॉड डाउन। तो ये हमारा अमाउंट है 1,22,500। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये बैलेंस आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं जो मैंने पहले भी बताई थी, कैश कॉलम के अंदर केवल कैश की ही एंट्री आने वाली है और बैंक की आने वाली है, अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो। और अगर डबल कॉलम कैश बुक होगा तो कैश की कॉलम में सिर्फ कैश आएगा और बैंक के कॉलम में सिर्फ बैंक आएगा। इसके अलावा कोई एंट्री इसके अंदर पोस्ट नहीं की जाएगी। जो बाकी की हमने 5 बुक्स और बनाई थी, तो जो एंट्रीज होंगी बाकी उन सब में जाएगी। जैसे मान लीजिए उधार माल खरीदा है आपने, तो खरीदा है तो परचेज अकाउंट में जाएगा। उधार माल बेचा है तो भैया वो सेल बुक में जाएगा। अगर माल खरीद के आपने बेच दिया तो परचेज रिटर्न हो जाएगा, परचेज रिटर्न की बुक में जाएगा। अगर माल आपने सेल किया था वो वापस आ गया है तो सेल रिटर्न बुक में जाएगा। और जो एंट्रीज किसी भी बुक में ना आए वो किस में जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाने वाला है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैश के कॉलम के अंदर केवल कैश की ही और बैंक की ही एंट्री आने वाली है। और कैश जब आता है या बैंक बढ़ता है, जैसे कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, तो भी वो किसके अंदर आएगा, डेबिट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं, वरना हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आई होंगी। तो आगे की और वीडियोस देखने के लिए, सॉल्यूशन पाने के लिए अपना प्यार बनाए रखें अपने खुद के इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।